जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सब जानते हैं, जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों को डेली शाम 6 बजे से लाइव क्लास दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज भी लाइव क्लास दी गई थी, लेकिन नेटवर्क इश्यू के कारण वीडियो अच्छी से नहीं बन पाई, बार बार बीच में कट ऑफ हो जा रही थी, जिसकी वजह से हमने क्या किया, उस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर दिया और उसी चैप्टर्स को पुनः हम रिकॉर्डेड वीडियो में लेकर आ चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। क्लास के स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए कि मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले आपको इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान से प्रत्येक चैप्टर का नोट्स साथ ही साथ पूरे चैप्टर्स का सॉल्यूशन दे चुके हैं। अगर आप अभी तक इस नोट्स को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर उस नोट्स को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक शानदार क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वह क्लास 10 जैक बोर्ड के छात्रों का, जब आपके अर्थशास्त्र, आपके विषय अर्थशास्त्र से चैप्टर 1 और जिस चैप्टर का नाम है आपका विकास। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ने वाले हैं, जहां से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे विकास क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, विकास का अर्थ होता है प्रगति करना। विकास का अर्थ होता है प्रगति करना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि दिन प्रतिदिन हम क्या करें, प्रगति करें। दिन प्रतिदिन हम क्या करें, प्रगति करें। हाँ, आप जब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो आप जब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको बस यही देखने को सीखने को मिलेगा कि हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छाएं होती है कि हम क्या करें, प्रगति करें। हम क्या करें, प्रगति करें। इसके बाद इसमें आपको और देखने को मिलेगा कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है, अलग अलग आकांक्षाएं होती है। जी बिल्कुल, आकांक्षाएं होती है। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य नहीं हो सकता है। नीचे एक तालिका दिया गया है, जिस तालिका में कुछ व्यक्ति की श्रेणी दिया गया है। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं, पंजाब के समृद्ध किसान हैं, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर रहता है, भूस्वामी परिवार के ग्रामीण महिला है, शहरी बेरोजगार युवक है, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का है और शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है। अब इन सारे लोगों की क्या इच्छाएं हो सकती है, ये आपको खुद से पूरा करना है। एक दो इच्छा इसमें दे दी गई है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, तो एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की क्या इच्छाएं हो सकती है, तो वो मजदूर पहले चाहेगा कि मेरे पास अपनी निजी संपत्ति हो, निजी खेत हो, भूमि हो। इसके बाद क्या चाहेगा, तो फिर चाहेगा कि हमें प्रत्येक दिन अच्छी काम मिल जाए, उसके लिए काम के बदले जो वेतन होगी वह अच्छी तरीके से मिले। इसके बाद हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। इसके बाद समाज में मुझे भी क्या मिले, समाज में मुझे भी इज्जत मिले। साथ ही साथ और क्या हो सकता है कि हम भी गांव में नेता बन सके। ये जो है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की इच्छाएं हो सकती है। हाँ, एक बात हो सकता है, कुछ जो इच्छाएं होती है वह सभी में क्या होती है, वह सभी में समान होती है। कुछ जो इच्छाएं होती है वह सभी में क्या होती है, सभी में समान होती है, सभी में समान होती है। तो इस प्रकार आप लोग इस पूरे तालिका को, पूरे श्रेणी को अध्ययन कर लीजिएगा और पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे अगर नहीं बने तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़कर हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है आय और एनालाइज। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का आय के स्रोत क्या क्या होते हैं और आय जब आते हैं तो उन लोगों का लक्ष्य कैसे बदलता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर एक गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास अभी आवागमन के कोई साधन नहीं है, आवागमन के
कोई साधन नहीं है। जब उसके पास कुछ पैसे होता है, कुछ आय आता है, तो वह चाहता है कि मेरे पास क्या हो जाए, एक साइकिल हो जाए। फिर वो व्यक्ति साइकिल खरीदता है। साइकिल खरीदने के बाद उस व्यक्ति का आय जो होता है, उस व्यक्ति का आय बढ़ जाता है। उस व्यक्ति का आय क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जब उस व्यक्ति का आय बढ़ जाता है, जब उस व्यक्ति का आय क्या होता है, बढ़ जाता है, इसके बाद क्या होता है, या वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक क्या हो, एक मोटरसाइकिल हो, एक मोटर कार हो। अब जब उसके पास वो भी इच्छाएँ पूरी होती है, तो पुनः उसके पास आता है कि मेरे पास एक 4 व्हीलर होना चाहिए। इस प्रकार उसकी जो अवधारणाएं होती है दिन प्रतिदिन क्या होती है, दिन प्रतिदिन बदलती जाती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग भी बारीकी से अध्ययन करेंगे। बारीकी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब एक एक लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है, आप एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बार समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित आय, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। वे ज़्यादा क्या चाहते हैं, वे ज़्यादा आय चाहते हैं। वे ज़्यादा आय चाहते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वे ज़्यादा क्या चाहते हैं, वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी के व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें तो इसमें जो कुछ समानताएं हैं, कुछ जो इच्छाएं हैं, वह क्या हो सकती है, समान हो सकती है। वे समान हो सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है जिस व्यक्ति के पास अधिक पैसे हैं, वह समाज में उसका अधिक प्रतिष्ठा हो, अधिक उसका मान सम्मान हो, और वास्तविक यही होता भी है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये भी कहा गया है, क्योंकि हम लोग जो है ना, सभी चीज़ें भौतिक वस्तुओं से नहीं खरीद सकते हैं। सभी चीज़ों को हम लोग भौतिक वस्तुओं से नहीं खरीद सकते हैं। द्रव्य या उससे खरीदा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है। जो भौतिक वस्तुएं हैं ना, एक कारक है जिसके द्वारा हम द्रव्य वस्तु या कोई वस्तु खरीद सकते हैं। लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। कुछ खरीद सकते हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें महत्व पता नहीं है, लेकिन हमें उस वस्तु की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। अब हम लोग समझेंगे इसमें राष्ट्रीय विकास के बारे में। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अधिक लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं। अधिक लोगों के लक्ष्य क्या है, भिन्न है, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। अगर हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य अगर भिन्न है तो उसकी जो राष्ट्रीय आय होती है, उसके राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं होती है, वह भी क्या होता है, वह भी भिन्न होती है। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब हम लोग को थोड़ा चर्चा करना है कि हमें भारत की अगर विकास करना है तो इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। आप में कमेंट बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे। आप इस प्रश्न की चर्चा अगर हम क्लास में करते हैं ना, तो सारे बच्चे अपनी अपनी अलग अलग राय देंगे। हो सकता है या भी बहुत सारे तरीके सोचे होंगे, उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के लिए विषय के विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों
को बराबर का महत्व दिया जाना जा सकता है। हाँ, यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए, सभी के लिए न्याय और सही राह क्या होगी, हमें यह भी जानना होगा कि उनके कार्य करने के कोई बेहतर तरीका है क्या। इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय। इन सब प्रश्नों का उत्तर पर क्या होगा, विचार करना होगा। इस पर क्या करना होगा, विचार करना होगा। आओ इन पर विचार करें। अब कहता आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपका समय यहाँ ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आप खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं, आप उतने समझदार हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मेन टॉपिक पे, और हम लोग वैसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न क्या होते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के बीच में एक बेहतर सा, एक मस्त विकल्प इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अगर हम विभिन्न राज्यों और देशों की तुलना करना चाहें तो किस प्रकार उसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि गुरुजी अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो किसी देश को हम विकसित कैसे कहें और किसी को अविकसित कैसे कह दें। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। हम लोग जब तक इसकी चर्चा करें उससे पहले एक और प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें असमानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। अब जब हम लोग दो भिन्न चीज़ों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उन दोनों में से कुछ क्या हो सकती है, दोनों में कुछ समानताएं पाया सकता है और दोनों में अंतर भी पाया जा सकता है। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को देखते हैं और हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। जब हम कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों को देखते हैं तो इसकी तुलना कैसे करते हैं, तो उसकी तुलना हम तेज और वोथर में कर सकते हैं, लंबाई के अनुसार कर सकते हैं, मोटापा के अनुसार कर सकते हैं, गरीबी अमीरी में भी करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में खुद से एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक छोटी सी बात है, आप उतने समझदार हैं इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर क्या करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। समानताएं व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। हम लोग कुछ आधार मानते हैं और उसी पर क्या करते हैं, उसी पर हम लोग तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। अब कुछ जो आधार जिसको महत्वपूर्ण बनाए उस पर भी क्या हो सकता है, उस पर भी मतभेद हो सकता है, उस पर भी क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्ति अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है और यही बात विकास पर भी क्या होती है, लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। अगर हम देश की तुलना करते हैं तो उसके लिए आय को आधार मानना ही क्या है, सबसे बेहतर हो सकता है। उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अब जिस देश की आय ज़्यादा है और जिस देश की आय कम है तो कम आय वाले देश क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, और अधिक आय वाले देश क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तो विकसित हो सकते हैं। ठीक है, विकसित हो सकते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है, समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। मतलब अधिक आय का मतलब है व्यक्ति के पास जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हो। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय, इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है।
हमें इससे क्या होगी, देश की कुल आय प्राप्त होती है, देश की कुल आय प्राप्त होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने में हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हम औसत का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं, दो वस्तुओं के बारे में, दो देशों के बारे में जानने के लिए हम लोग औसत का प्रयोग करते हैं, हम लोग औसत का प्रयोग करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आपके एग्जाम में एक नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि देश की कुल आय, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाले जाने वाली पद्धति को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विश्व बैंक की प्रमुख विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 के प्रति व्यक्ति आय यूएस कितना 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितना 995 प्रति वर्ष है या उससे कम है, उसे अविकसित देश कहा गया है। मतलब जिसकी डॉलर 1256 है वो हो गया विकसित, जिसका 995 आय उससे कम है वो हो गया अविकसित, मतलब गरीब जिसको कह सकते हैं। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 प्रति व्यक्ति थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, जो आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ये आमतौर पर क्या कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आय और अन्य मापदंड पर। यह आय और अन्य मापदंड पर जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और असमानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। जब आने किसी व्यक्ति के लिए आय ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह व्यक्ति अपने आय के साथ साथ अपने जीवन स्तर के बारे में भी सोचता है, अपने जीवन स्तर के बारे में भी क्या करता है, सोचता है। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। इन विषय के बारे में भी क्या करते हैं, सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है, जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है, और बिहार जो है वह सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में 31,454 रुपये मात्र कमाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे क्या है, अधिक, और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक तालिका दिया गया है, आप लोग खुद इस तालिका को देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आर्थिक विकास की समझ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब पॉइंट है आर्थिक विकास की समझ। तो यह तालिका क्या दर्शाती है, तालिका पहला स्तंभ दिखाता है कि
केवल 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले क्या होते हैं, मर जाते हैं, पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में 36 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा तालिका 1 पंक्ति में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, आप कितने प्यारे हैं। या सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा क्या करता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं के देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2016 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारों के शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समय शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होता था। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब होता है जिसमें सभी पूरे राष्ट्र के लोगों का, पूरे समुदाय के लोगों का क्या होता है, कब्जा होता है। ठीक है, जैसे कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद कर रह सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर एक सार्वजनिक ज़मीन है तो इनसे सभी व्यक्तियों की क्या हो सकती है, लाभ हो सकती है, लाभ मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्लास 10 के बच्चों के लिए क्लास 10th के बच्चों का अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले क्लास में इसके प्रश्न उत्तर के लिए बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।